अच्छा, कल हमने पढ़ा था, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली ओवरव्यू दे देती हूँ। कल मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, इन व्हिच आई टोल्ड यू अ ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी which was the science of behavior and mental cognition process. It was a brief definition और जो comprehensive definition थी, that was the scientific study of human mind and its function, especially those behavior affecting in a given context. ये इसकी डेफिनेशन थी कॉम्प्रिहेंसिव। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि इसकी जो साइकोलॉजी के रूट्स हैं ये प्रिमिटिव लोगों से जाके मिलती है, जो जिन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन फिलॉसफी, रिलीजन एंड साइंस एंड सम मेंटल डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय सम इविल सोल्स। वो ये कहते थे कि जो जो वो लोग जिनमें बुरी रूहें होती हैं, उनका बुरा कैरेक्टर होता है, उनका बुरा एटीट्यूड होता है, उनकी या आसान लफ्ज़ों में कह लें कि वो एनकाउंटर करते हैं मेंटल डिसऑर्डर से। ठीक है, अब वो लोग जिनमें अच्छी रूहें होती हैं वो अच्छा एटीट्यूड शो करते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हमने फर्दर डिवाइड किया था प्री साइंटिफिक पीरियड में एंड साइंटिफिक पीरियड में। Pre-scientific period is further divided into three periods, that is Greek period, Middle Age and Islamic period. मैंने आपको ऑलमोस्ट इस्लामिक पीरियड तक पढ़ा दिया था। ग्रीक पीरियड में जो मेन फिलोसफर्स हैं वो हिप्पोक्रेट्स थे, प्लाटो था और एरिस्टोटल था। हिप्पोक्रेट्स ने कहा था कि ह्यूमन बॉडी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परामेंट्स एंड फ्लूइड्स रनिंग इन द ह्यूमन बॉडी, और इनकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है कोई भी इंसान और उसका बिहेवियर। प्लाटो ने कहा था कि इसने माइंड बॉडी डुअलिज्म थ्योरी पेश की थी, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज, और ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकती है कि व्हाट इज द माइंड बॉडी डुअलिज्म थ्योरी ऑफ प्लाटो। उसके बाद एरिस्टोटल था, उसने कहा था कि जैसे हमारे आंख जो है वो वीएन का फंक्शन है, आंख के बगैर आप देख नहीं सकते, इसी तरह जो हमारा ब्रेन है वो हमारी बॉडी का फंक्शन है। आप जब तक आपके पास माइंड नहीं होगा, आपका ब्रेन नहीं होगा, आपकी बॉडी जो है वो काम नहीं कर सकती। इसके बाद जो मिडिल एज था उसमें प्लॉन्टेनियस था और एस टी ऑगस्टाइन था। प्लॉन्टेनियस ने इतना कोई खास काम नहीं किया था, और एस टी ऑगस्टाइन जो था he was highly influenced by the teaching of Plato and Aristotle, और he was founder of introspective method as well. मैंने आपको बताया था कि this is one of the very famous MCQ कि who was the founder of introspective या introspection method, दोनों आप बोल सकते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव भी बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। तो डेट इज एस टी ऑगस्टाइन। आगे जाके काफ़ी सारे जो फिलोसफर्स हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसके ऊपर काम किया हुआ है, एंड मिस्टेकनली लोग जो हैं वो चीज़ों को उनके साथ महसूस कर देते हैं कि शायद वो लोग सबको आवाज़ आ रही है? आवाज़ का इशू हो रहा मैम है? आ रही है लेकिन आहिस्ता आ रही है, बहुत आहिस्ता। मैम आवाज कट रही है बीच में। चलिए मैं देख लेती हूँ। तो एस टी आवाज़ आपको आ रही है सही मेरी? मैम जी आवाज बहुत स्लो है और कट नो कट के मैम, आ रही नो मैम नहीं आ रही, मुझे तो कट कट के आ रही। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ आप ऊंचा बोलने की। एस टी ऑगस्टाइन जो था वो फाउंडर ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव मेथड था, और इसने कहा था कि इंट्रोस्पेक्टिव मेथड क्या होता है कि इसमें इंसान की जो मेंटल कंडीशन है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। ठीक हो गया, तो इसके बारे में मैं आपको आज इन डिटेल पढ़ाऊंगी। हमने स्कूल ऑफ थॉट्स में पढ़ना है इसको, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को। इसके बाद है इस्लामिक पीरियड। इस्लामिक पीरियड में मैंने आपको कहा था कि मुसलमान हैं वो कहते हैं कि एज सुन एज वी आर कनेक्टेड विद इस्लाम एंड सुन्ना, हम कोई भी नेगेटिव हैबिट या कोई मेंटल डिसऑर्डर को नहीं अडॉप्ट कर सकते।
as soon as we are attached with Quran, ठीक है, and teaching of Allah. तो सबसे पहले अल-कुंदी था। अल-कुंदी ने कहा था कि हमारी जो सोल है that is originated from God soul. इसके बाद अल-फराबी था, he wrote more than 80 books, और इसने कहा था कि हम सब जो हैं वो मोर्टल हैं, लेकिन सिर्फ अल्लाह के साथ है जो इमोर्टल है। इमोर्टल का मतलब क्या होता है? लाफानी। और मोर्टल का मतलब होता है फानी, जो मर सकता है, जो खत्म हो जाता है। आवाज कटनी तो नहीं चाहिए आप लोगों की। मैम जी अब आवाज ठीक आ आवाज रही है। ठीक आ रही है लेकिन बहुत आहिस्ता आ रही है। बहुत आपका वॉल्यूम बहुत स्लो है। अच्छा, अच्छा। फिर इब्न सीना था, उसने कहा था कि 3 तरह के जो है ना वो माइंड होते हैं। एक होता है ह्यूमन माइंड, एनिमल माइंड, और तीसरा होता है वेजिटेबल माइंड। तीनों माइंड जो है ना, इनमें से सिर्फ जो ह्यूमन माइंड होता है उसके पास कैपेसिटी होती है सोचने की। एनिमल माइंड भी प्रोसेस नहीं करता थिंकिंग, और वेजिटेबल माइंड भी थिंकिंग एंड रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस प्रोसेस नहीं करते। इसके बाद इमाम गजाली था, उन्होंने कहा था कि एज सुन एज people follow the right path, they will not contract with any mental disorder. लेकिन जैसे ही वो सीधे रास्ते से भटक जाते हैं तो उनको मेंटल डिसऑर्डर्स और दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना करना पड़ता है। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आपकी जो है ना क्लास खत्म हो गई थी आपकी, ठीक है। फिर शाह वलीउल्लाह था। शाह वलीउल्लाह आज से हमने आज पढ़ना है। ठीक, जो आपकी स्क्रीन पर, आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है। ठीक है। शाह वलीउल्लाह ने क्या कहा था कि इन्होंने बहुत डीपली ह्यूमन माइंड का की स्टडी की थी, और उन्होंने कहा था कि ह्यूमन माइंड में 2 तरह के कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट से कहते हैं जो तजाद होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस होती हैं इंसान के अंदर, लेकिन अभी इंसान के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि उसने कोप अप कैसे करना है नेगेटिव फोर्सेस के साथ। और हर वो बंदा जो पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस के अंदर दरमियान जो है वो इक्विलिब्रियम ले आएगा, या फिर उनको तरीके से मैनेज कर लेगा, वो नेगेटिव या मेंटल डिसऑर्डर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। उसने कहा था कि हर इंसान के अंदर पॉजिटिव थॉट्स भी होती हैं, फोर्सेस होती हैं, नेगेटिव फोर्सेस भी होती हैं, लेकिन अब ये ह्यूमन माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो इन चीज़ों के साथ कोप करता है। और जितना पॉजिटिवली उस चीज़ों को कोप करेगा, अपने इरेशनल आइडियाज कौन से होते हैं? वो आइडियाज जो मेंटल डिसऑर्डर की तरफ लेके जाते हैं, इरेशनल आइडियाज होते हैं। जैसे डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन में जो सोच आ रही होगी, एंजाइटी में जो सोच आ रही होगी, वो सारे इरेशनल आइडियाज होंगे। तो ऐसे लोग जो हैं वो जो इजीली कोप कर लेते हैं और एक बैलेंस रख लेते हैं, बैलेंस इज अ बेटर वर्ड, ठीक है, तो उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो अफेक्ट नहीं होती। यहाँ तक जो है ना, ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसमें से 3 तरह के जो है ना सवाल निकल सकते हैं। ये अब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। इनके साथ आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है और वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे देता है, तो वो 20 नंबर का सवाल देगा, ठीक है। इसमें आपने जो है ना 20 नंबर के सवाल में आपने 8 पेजेस तक लिखना होता है। ये मैं आपको जब फिजिकल क्लासेस होंगी ना उसके बारे में आपको बता दूंगी। अभी फिलहाल हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, तो चले ये बात जो है ना ये भी आपने मुझे याद करवाना है। एक तो मैंने आपको एक चार्ट बनवाना था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, ये आपने मुझे रिमाइंड करवाना है, और दूसरा पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी आपने मुझे याद करवाना है। इसके बाद आता है साइंटिफिक पीरियड, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस that write a note on scientific period of historical background.
scientific period is further divided into two parts, that is Renaissance period and modern period. Renaissance period का मतलब क्या होता है कि जो Renaissance का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका मतलब होता है उफक, एक चीज जो नीचे से ऊपर जा रही होती है, ठीक है, जो तलू हो रही होती है। तो ये वो साइंटिफिक पीरियड है जहां पर साइकोलॉजी वाज ऑलमोस्ट इमर्जिंग इनटू ए साइंटिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। रिनाइजेंस पीरियड में जो अंग्रेज थे उन्होंने इस पे काफी सारा काम किया और इसको हेल्प किया साइकोलॉजी को कि वो एक प्रॉपर साइंटिफिक सब्जेक्ट बन जाए। इस तरह डिस्टर्बेंस होती है आप जब चैट में मैसेजेस भेजते हैं, जिस बंदे की मुझे इनविटेशन मिल रही है मैं उसको साथ साथ जो है ना वो ऐड कर रही हूँ। तो आप कोशिश क्या करें कि 10-15 से पहले ही बल्कि 10:10 पर ही आपने अपना जो है ना स्क्रीन वगैरह ओपन कर लेनी है। मैं आपको 10:10 तक इन्विटेशन भेज दिया करूंगी। अब ये 10 तकरीबन 10:30 हो रहे हैं और आप इन्विटेशन मुझे भेज दें, इससे क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। अगर किसी को आवाज का मसला है, ठीक है, तब आप मुझे इनबॉक्स कर दें, अदरवाइज आप खामोशी से पढ़ते रहें। जिसकी मुझे इनविटेशन मिलती जाएगी, रिक्वेस्ट मिलती जाएगी, मैं उसे क्लास में एंटर करती जाऊंगी। इसके बाद आता है रिनाइजेंस पीरियड। रिनाइजेंस पीरियड में सबसे पहले फ्रांसिस बेकन है। he is the founder of modern science. They can ask you this question in short क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू कि हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंस। ये अपनी साइट पर नोट कर लें कि फ्रांसिस बेकन वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंस एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। यहाँ पे मैंने स्टार भी बनाया हुआ है। ही सेपरेटेड साइंस फ्रॉम रिलीजन एंड फिलोसफी। इसने कहा था कि साइंस जो है ना इसका एक अलग जगह है, इसका रिलीजन से या फिलोसफी से अगर लेना देना है तो हम इनको सेपरेट फील्ड्स में एसोसिएट करके पढ़ेंगे। मतलब साइंस विद रिलीजन और साइंस विद फिलोसफी, रिलीजन और फिलोसफी को हम इकट्ठा नहीं करेंगे। इसने काफी सारी थ्योरीज प्रपोज की थी एजुकेशन पे, हैबिट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी पर, कि इंसान की जो हैबिट्स होती हैं वो ह्यूमन पर्सनालिटी बनाती हैं। आपकी अच्छी आदत होंगी, आपकी पर्सनालिटी भी उस तरह बनती जाएगी, आपकी बुरी आदत होंगी तो पर्सनालिटी भी उस तरह बनती जाएगी। डेस्कैरेट से आपने उसे से यहाँ तक ही करना है। डेस्कैरेट से आगे, डेस्कैरेट जो था ये असल में एक फिजिशियन था, डॉक्टर था, और इसने काम करने की कोशिश की थी लाइट पर, साउंड पर एंड अदर स्टिमुलस पर। स्टिमुलस इसे कहते हैं, मैंने कल भी बताया था आपको, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको देख जो आपको इफेक्ट करे, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे देखकर आपके जहन में रिस्पॉन्स आता है, डेट इज स्टिमुलस। अब आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं या किसी जगह बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपके सामने लैपटॉप या आपका पर्सनल कंप्यूटर रखा है, तो डेट इज अ स्टिमुलस। ये पेंसिल इज अ स्टिमुलस, योर सेल फोन इज अ स्टिमुलस, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे देखकर आपके जहन में सोच आती है, डेट इज स्टिमुलस। आप उसे परसीव करते हैं और उसका कोई स्पेसिफिक इमेज होता है, डेट इज कॉल्ड स्टिमुलस। लेकिन इसने जो थ्योरीज पेश की थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी। दूसरे जो फिलोसफर्स थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उनको सेटिस्फाई नहीं किया और उनके जो क्वेश्चंस के आंसर थे वो दे नहीं पाया डेस्करेट्स, और इसने नर्वस सिस्टम के ऊपर भी काम करने की कोशिश की थी। इसके बाद आ जाता है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कहा था कि जैसे कोई बच्चा इस दुनिया में आता है ना, उसका माइंड बिल्कुल एम्प्टी होता है, जस्ट लाइक अ ब्लैंक स्लेट, ठीक है। अब उसके ऊपर आप जो भी लिखेंगे ना, बच्चे की पर्सनैलिटी वैसी बनती जाएगी। तो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता रहता है तो इसके जो ब्लैंक स्लेट है उसके ऊपर उसकी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस लिखते जाते हैं और उस तरह से उसका माइंड बनता जाता है। ऐसा बच्चा जो बचपन में किसी महरूमी का शिकार हो गया, वो बड़ा होके भी उसके अंदर वो महरूमी ही रहती है, क्योंकि बचपन में वो एक्सपीरियंस कर चुका है। अगर कोई बच्चा जो है उसने फॉर एग्जाम्पल छोटी एज में उसने मर्डर होता देख लिया है, तो बड़े होके भी उसके जहन में खौफ बैठा रहेगा, उसकी पर्सनैलिटी पर असर होगा। तो जॉन लॉक ने कहा था कि ह्यूमन माइंड जो है ना वो बिल्कुल खाली होता है, और जैसे भी आप उसके ऊपर लिखते हैं उसकी पर्सनैलिटी वैसी बन जाएगी। इसके बाद चार्ल्स डार्विन आ जाता है। चार्ल्स डार्विन एक इम्पॉर्टेंट, इस पर नोट भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के व्हाट वर द वर्क ऑफ चार्ल्स डार्विन। तो सबसे पहले जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है, उसने एक किताब लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इन 1859। इसमें इसने कहा था कि
इंसान जो है ना इवॉल्व कैसे होते हैं, वो जिस तरह इसने थ्योरी पेश की थी कि इंसान एक ज़माने में बंदर हुआ करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुए और फिर इंसान जो है वो मुहज़्ज़िब शक्ल में आ गए, और अब आज का इंसान जो है बंदर जो था वो आज के इंसान का फोर फादर है। उसने ये कहा था चार्ल्स डार्विन ने। लेकिन चूंकि हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा गया था, वहां से इंसान की नस्ल चली थी। ये अंग्रेज लोग कहते हैं कि पहले इंसान जो था किस जमाने में बंदर हुआ करता था। इसने कहा था, इसने थ्योरी पेश की थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अच्छा, जो मैं आपको लिखवाती जाऊँ ना कि शॉर्ट क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, तो उसके पॉइंट्स आप लिखते रहा करें ताकि आपको बाद में भूले ना। आप साइड पर कोई भी हिंट या पॉइंट्स वगैरह लिखते रहा करें अपनी कॉपी पर, तो जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो उसको आप प्रॉपर तरीके से उसको आप शॉर्ट क्वेश्चन की तरह आप लिख लें, या कोई भी आप वहाँ ऊपर लिख लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन है। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, दैट व्हाट इज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय चार्ल्स डार्विन। तो आपने ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ना, ये यहाँ से लेके आपने सर्वाइवल तक लिख लेना है। He suggested that the animals and people show behavior that is adapted to their environment and helpful to their survival. अब वो लोग, इससे क्या मतलब है कि आपने जिस माहौल में रहना है आपने उसी को अडॉप्ट कर लेना है। वो लोग जिनका माहौल एजुकेटेड माहौल होता है, माँ बाप पढ़े लिखे हैं, बड़े बहन भाई पढ़े लिखे हैं, तो उनका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाएगा जो उसके उनके इर्द गिर्द के लोगों का होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो जंगल में रह रहा है या इलिटरेट माशरे में रह रहा है, तो उसकी ब्रेन नरिशमेंट भी वैसी ही होगी जिस तरह के उसके आसपास के लोगों की होगी, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि इंसान अपने एनवायरनमेंट, अपने माहौल से सीखता है और उसकी पर्सनालिटी भी वैसी ही बन जाती है, और ये 100% सही बात है। चार्ल्स डार्विन ने ये बात 1859 में तकरीबन 150 साल पहले कही थी, 150 साल से भी ज्यादा हो गया बल्कि, तब उसने कही थी, और ये अभी तक इस चीज को एग्री किया जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय चार्ल्स डार्विन। हेलमोट से ऐसे छोड़ते हैं। इसके बाद में पॉल ब्रोका, ये अक्सर अच्छा जिनके आगे मैंने स्टार बनाया ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स, आपने इनको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। पॉल ब्रोका ने आइडेंटिफाई किया था दिमाग का एक हिस्सा जो हमारी स्पीच को कंट्रोल करता है, इसलिए उस एरिया का नाम ही हमने, जो मेडिकल साइंसेस के लोग हैं उन्होंने ब्रोका एरिया रख दिया हुआ है। कि ब्रोका एरिया किसे कहते हैं, ऐसा ब्रेन का पार्ट जो हमारी स्पीच को कंट्रोल करता हो, दैट इज कॉल्ड ब्रोका एरिया। एंड पॉल ब्रोका ने इसको आइडेंटिफाई किया था, इसलिए इसके नाम पर ही हमने रख दिया गया। तो आप सवाल पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर कि व्हाट इज ब्रोका एरिया, या विच एरिया कंट्रोल्स द स्पीच, तो आपने कहना है ब्रोका एरिया कंट्रोल्स द स्पीच। इसके बाद आ जाता है वेबर। इसने साइकोफिजिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था। साइकोफिजिक्स का क्या मतलब होता है? साइकोफिजिक्स इज एन एरिया ऑफ साइकोलॉजी then compare the physical energy of a stimulus with the sensation of reported by a subject। रिपोर्टेड बाय सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि हमने अपने इर्द गिर्द से जो चीज भी देखनी है उसका हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारी साइकी के ऊपर क्या असर होता है। स्पेसिफिकली ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जिसे मैंने ब्रैकेट्स लगाया हुआ है, लगाई हुई है। वेबर ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन द फिजिकल स्टिमुलस एंड ह्यूमन एबिलिटी टू परसीव द चेंजेस। एक इंसान है और सेंसिबल इंसान है, उसे जब खतरा किसी जगह महसूस होगा, किसी एनवायरनमेंट में बैठा हुआ है, उसे खतरा महसूस होगा, तो वो क्या कोशिश करेगा कि उसने उस जगह से निकलना है, ठीक है। तो जैसे ही उसे स्टिमुलस या कोई फिजिकल चेंजेस फील होगी तो वो अपने आप को बचाएगा, ठीक है, और क्या करेगा, उस जगह को छोड़ देगा। तो वेबर ने ये कहा था कि ह्यूमन माइंड जो है वो रिलेशनशिप है माइंड का और ह्यूमन एबिलिटी का टू परसीव थिंग्स एंड परसीव चेंजेस अराउंड हिज एनवायरनमेंट। इसके बाद आया था फैशनर। इसने मैथ्स के ऊपर की डोमेन में काम किया था, मैथ्स का, और जो साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं इनको रीड किया था। और ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने मैथमेटिक्स को डिमॉन्स्ट्रेट किया था विद साइकोलॉजी के साथ इन्वेस्टिगेशन मेथड्स के अंदर। मैथ है क्या काम है साइकोलॉजी में, किसी के ध्यान में सवाल आया होगा?
जब हम साइकोलॉजी में, जो साइकोलॉजिस्ट लोग होते हैं क्या करते हैं कि जब थेरेपीज वगैरह ली जाती हैं तो उसमें आपकी स्कोरिंग होती है, इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके अंदर फैशनर की जो कुछ थेरीज हैं वो लगाई जाती हैं। तो इसने जो था वो मैथ्स को के में साइकोलॉजिकल रिलेशंस को और जो हमारी साइकोलॉजिकल चेंजेस होती हैं हमारे माइंड में वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाई थी। और इसने क्वांटिफाइड इन्वेस्टिगेटेड मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था विद साइंटिफिक मेथड। जहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि आपका आधा सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, दैट इज रिनाइजेंस पीरियड। रिनाइजेंस पीरियड यहाँ तक खत्म हो गया आपका। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? वैसे इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये सारी इनकी थेरीज ही है फिलोसफर्स की, इसमें सिर्फ रटा ही है, तो इसमें ऐसा कोई इन्होंने कोई मुश्किल लफ्ज जो है ना वो इस्तेमाल नहीं किया हुआ। मैम ये फैशनर का दोबारा बता दे, इसने क्या मैथमेटिक्स के साथ फैशनर ने रिलेट किया था? मैथमेटिक्स और साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं उनके रिलेशनशिप को स्टडी किया था। आप इसको इतना लिख लें, आप लिख लें he connected maths with psychological changes and introduced quantified method by the usage of scientific method. जहां तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें आप। इसके बाद आता है स्कूल ऑफ थॉट्स। स्कूल ऑफ थॉट अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन स्कूल ऑफ थॉट्स, और इसके ऊपर 20 नंबर का सवाल आ सकता है। स्कूल ऑफ थॉट्स जो है ये मॉडर्न पीरियड के अंदर आते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर स्पेशलाइजेशन वगैरह भी होती हैं, ठीक है, इनकी सब डोमेन्स में निकलती हैं। देयर आर 5 बेसिक स्कूल ऑफ थॉट्स। नंबर 1 स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, बिहेवियरिज्म है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है और साइको एनालिसिस है। आपको इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आए ना आए, शॉर्ट क्वेश्चन तो 100% आएगा आपको, तो इसके आगे लिख लेंगे दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अंदर मतलब दिस क्वेश्चन इज रिच फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। सबसे पहले हमने पढ़ना है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में चूंकि ये नंबर 1 स्कूल ऑफ थॉट है, तो यहाँ पे एक विलियम बॉन्ड था, फिजियोलॉजिस्ट था। फिजियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? जो फिजिशियन होता है आपका, ये डॉक्टर था असल में, विलियम बॉन्ड, और इसने 1979 में सबसे पहले इन द फील्ड एंड द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी he founded or set up the first experimental laboratory at the University of Leipzig in Germany. So he is the founder of first experimental laboratory in the field of psychology. He is the founder of experimental laboratory. ये भी आप साइड पर लिख लें, अपने जो आपके सामने नोटपैड है वहां पे लिख लें कि who was the founder of first experimental laboratory in the field of psychology. इसका नाम है विलियम बॉन्ड। विलियम बॉन्ड ने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी थी उसकी बुनियाद रखी थी जर्मनी में, यूनिवर्सिटी का नाम था लेप्जिग। इसने काम किया था ह्यूमन माइंड के बिल्डिंग ब्लॉक्स पर, कि छोटी छोटी चीजों को उसने डिवाइड कर दिया था, जैसे कॉन्शियसनेस हो गया, जैसे मेमोरी हो गई, जैसे थिंकिंग हो गई, जैसे इमोशन हो गए, जैसे कॉन्शियसनेस हो गई। ये सब इसने कहा था कि इंसान के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है? जब आप इमारत बनाते हैं कोई, तो सबसे पहले आप उसकी क्या करते हैं, नींव खोलते हैं, यानी आप उसकी बेस बनाते हैं, और फिर आप छोटे छोटे ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रख के दीवारें खड़ी करते हैं। तो ये जो ब्लॉक्स हैं इसको इसने रेफर किया था विलियम बॉन्ड ने कि ये हमारा माइंड बनाते हैं, ये हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं माइंड के। कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। थिंकिंग है, कॉन्शियसनेस है, इमोशंस एंड अदर काइंड ऑफ मेंटल स्टेट एंड एक्टिविटीज। मेंटल स्टेट में सारे आपके मूड्स आ जाते हैं, मतलब आप खुश हैं ये भी आपका मूड है, आप उदास है ये भी आपका मूड है, नर्वसनेस, फेयर हो गया, किस चीज का फोबिया हो गया, ये सारी जो है ना मेंटल स्टेट्स होती हैं आपकी, ठीक है। तो इस स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस को हम स्ट्रक्चरलिज्म बोलते हैं।
इसमें से ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है, आपने इसमें से कुछ नहीं छोड़ना, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट्स है, इसमें सबसे पहले जो है वो एक ब्रीफ सा इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है फिलोसफर्स के बारे में या साइकोलॉजिस्ट के बारे में जिसने काम किया हुआ है इस फील्ड में। उसके बाद हर एक जो स्कूल ऑफ थॉट है उसका मेथड दिया हुआ है कि कैसे इसने अपनी थ्योरी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। उसके बाद इसका क्रिटिसिज्म आता है। तो हर जो स्कूल ऑफ थॉट है, 5 स्कूल ऑफ थॉट्स है आपके, और इसमें हर स्कूल ऑफ थॉट के 3 हिस्से हैं, दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन, नंबर 2 मेथड एंड थर्ड क्रिटिसिज्म। तो तीनों जो है वो इम्पोर्टेंट है। आपको कोई सा इनमें से एक भी आ सकता है, कोई से 2 भी आ सकता है, या वो 5 आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके जो एग्जामिनर है उसके ऊपर। मेथड क्या था, इसने यूज किया था इंट्रोस्पेक्शन मेथड फर्स्ट टाइम इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। इसने क्या किया था कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड के जरिए, इसका मानना है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड के जरिए आप किसी भी इंसान की मेंटल एबिलिटी का और इसके स्ट्रक्चर का और मेंटल कंडीशन के बारे में आप पता लगा सकते हैं। इसमें क्या इसने किया कि आपने कोई भी एक सब्जेक्ट बिठाना है। सब्जेक्ट का मतलब है कोई भी पर्सन, मैं एक सब्जेक्ट हूँ, आप सब एक अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अगर किसी जानवर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो वो एक सब्जेक्ट है। कोई भी इंडिविजुअल विच पोसेसेस इंटेलिजेंस, ठीक है, लेकिन कॉन्शियसनेस हो सकती है या नहीं हो सकती। जिस तरह हम इंसान है, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि हम अपने इंटेलिजेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, हमारी स्टेबल मेंटालिटी है। लेकिन जो जानवर है वो इंटेलिजेंट नहीं होते। तो कोई भी इंडिविजुअल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट। साइकोलॉजी में हम यहाँ पे इसके लिए टर्म यूज करते हैं सब्जेक्ट की, किसी सब्जेक्ट है, हमने इस पर काम किया। तो विलियम वार्ड ने क्या किया था कि कोई एक सब्जेक्ट लिया, कोई भी इंसान लिया, उसे उन्होंने बिठाया सामने, और सामने उसको जो है ना कुछ कार्ड्स रिप्रेजेंट किए, जैसे कि ब्राइट ग्रीन कार्ड हो गया, वो रिप्रेजेंट किया, और उसे कहा, सब्जेक्ट को कहा जाता है कि ना इसको देख के सबसे पहले आपके जहन में क्या चीज आती है। तो जो उसके जवाबात होंगे वो रिकॉर्ड हो रहे होंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज रिकॉर्ड हो रही होती है। तो दिस इज नॉन इंट्रोस्पेक्शन मेथड। एक बंदा जो उसकी मेंटल स्टेट जो है वो थोड़ी अपसेट है, वो थोड़ा अपसेट है, किसी भी वजह से हो सकता है कि एग्जाम में फेल हो गया, या घर में किसी ने डांट दिया, या उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो अपसेट है। तो उस चीज की रिफ्लेक्शन उसकी थॉट्स के ऊपर हर सूरत होती है। दिस इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड मेथड, दैट इज नोन एज इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जो अभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं स्पेसिफिकली उन टेस्ट में जहां पर आपकी मेंटल एबिलिटीज को जज किया जाए। फॉर एग्जांपल ISSB का नाम आप सबने सुना हुआ है। वो लोग जिन्होंने फौज में जाना होता है, उनका पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद ISSB टेस्ट होता है 3 दिन का। वहां पे इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है ना वो यूज किया जाता है। उनकी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उनमें एक पार्ट होता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड का भी। जो इंडिविजुअल होता है, जो कैंडिडेट होता है, उसको बिठाया जाता है, ठीक है, और उनको कहा जाता है, उनको लाइन में बिठा देते हैं, और उन्हें कहा, उनको रिप्रेजेंट किए जाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि खूबसूरत सीनरी है वो दिखा दी। अब इंसान का जो भी माइंड होगा ना, जो भी माइंड सेट होगा, वो उसके मुताबिक चीजों को परसीव करेगा। परसीव का मतलब होता है चीजों को देखना और अपनी हवा से खमसा को इस्तेमाल करते हुए अपना रिस्पॉन्स देना। हवा से खमसा कौन सी होती है, जो अल्लाह ताला ने 5 दी हुई है हमें, देखने की, विजनरी है देखने की, ऑडिटरी है सुनने की, टच की है, स्मेल की है, ठीक है। ये सारी जो है ना ये आपकी 5 सेंसेस हैं। इनको देखकर जो चीज हम फील करते हैं, दैट इज नोन एज परसेप्शन। परसेप्शन की सबको समझ आ गई है? ये आपका आगे एक पूरा चैप्टर भी है इसमें, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे परसेप्शन के बारे में। So this is known as introspection method. That method in which we study the ability and the present condition of any individual is known as introspection method. जो साथ साथ मैं डेफिनेशंस बोल रही हुआ करूँ ना, ये भी लिख लिया करें आप, क्योंकि ये चीजें जो ना इसमें दी हुई नहीं है। तो इसने कहा था कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड के जरिए जो है किसी भी इंडिविजुअल की मेंटल कंडीशन के बारे में हम पता लगा सकते हैं। उसने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए डिफरेंट इंडिविजुअल पर, और उसने कहा था कि असल में जो हमारे कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, जो हमारी करंट मेंटल कंडीशन है। हम सब इस टाइम कॉन्शियस होकर बैठे हैं क्योंकि हम क्लास में हैं और हम पढ़ रहे हैं। वो लोग जो बेहोश हो जाते हैं वो अनकॉन्शियस कंडीशन में चले जाते हैं, ठीक है।
And this is a very important question. What is different between consciousness, unconsciousness and subconsciousness? ये आपकी असाइनमेंट छोटी सी है, अपने लिए आपने करनी है. जब आप ये नोट्स बना रहे होंगे ना, आपने जो है ना साइड पर करके ये अलग से पेज पर डेफिनेशन लिखनी है. इंटरनेट से गूगल कर लें आप लोग. कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन, अनकॉन्शियसनेस की डेफिनेशन एंड सबकॉन्शियसनेस की डेफिनेशन. The examiner can ask you this question in your exams. What is difference between consciousness and unconsciousness? What is difference between consciousness and subconsciousness? What is difference between consciousness, subconsciousness and unconsciousness? इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या हुआ था? 3 बेसिक क्रिटिसिज्म है. जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्रिटिसिज्म पेश किया था. ये आपने इसकी हेडिंग बना बना के इसमें आपने पॉइंट्स देने हैं. उन्होंने कहा था कि ना जो विलियम वॉन्ड है इसने इंट्रोस्पेक्शन को अनलॉक नहीं किया, और इसने सिर्फ ये कहा था कि जो 3 पॉइंट्स हैं सेंसेशन की, ये फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, जो ऐसा नहीं है. तो वो हाईली डिससेटिस्फाइड हुए थे उसकी इस पॉइंट से. दूसरा उसने कहा था कि कॉन्शियसनेस कुड नॉट बी एनालाइज इन मेंटल यूनिट एंड एलिमेंट. उन्होंने कहा था कि कॉन्शियसनेस को हम इससे स्टडी नहीं कर सकते जिस तरह विलियम वॉर्ड ने स्टडी किया था. और तीसरा ये था कि दिस इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज नॉट ट्रूली साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड किसे बोलते हैं, कोई बताएगा मुझे? साइंटिफिक मेथड वो होता है कि देखिए साइंस में क्या होता है कि आपने कोई बात प्रूफ करनी होती है ना, तो आप उसको एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है ना प्रूफ करते हैं. जो पूरा एक तरीका होता है कि आपने पहले हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया, फिर आपने एक्सपेरिमेंट किया, फिर रिपीटिशन हुई, फिर आपने रिपीट करने के बाद अपना रिजल्ट लिखा. ठीक है, किसी भी साइंटिफिक मेथड में हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा था कि दिस इज नॉट अ ट्रूली साइंटिफिक मेथड, क्योंकि हर इंसान की जो ओपिनियन है वो उसकी अपनी होगी, अपनी पर्सनल ओपिनियन है, और जरूरी नहीं है कि दूसरे लोग उस चीज से सेटिस्फाई हो. जहां तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें. क्लास आपको मेरी आवाज आ रही है? कुछ रिस्पॉन्स तो दिया करें मुझे. यस मैम. अच्छा, जो जीआर है जूलॉजी की या मैथ्स की, सीआर जीआर, आप जो है ना वो स्क्रीनशॉट लेंगे. ले लें टीचर. ठीक है, आप लेके सेंड कर दिए जी ठीक है ठीक है ठीक है. यहाँ तो कोई मसला हो तो मुझे बता दें, क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो गया ऑलमोस्ट. मैं नेक्स्ट क्लास में जो है ना फंक्शनलिज्म और बाकी जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इनको डिस्कस करूंगी. मैम. आपने बताया कि फाउंडर ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी है थोड़ा वो सा ऊंचा विलियम बोलो है. प्लीज. जो आपने ऊपर बताया कि फाउंडर ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी है वो विलियम है कि विलियम है, मतलब